हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी हब। सीमा हिंदी हब एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर ल्हासा की ओर, जो कि तिब्बत की कैपिटल है, तिब्बत की राजधानी है, उसका वर्णन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है राहुल सांकृत्य। राहुल सांकृत्य जी ने तिब्बत की यात्रा की थी। वहां के कल्चर, वहां की संस्कृति, वहां पर पहले कैसा माहौल हुआ करता था, उस पूरे कहानी का वर्णन जो है आपको इस लेसन में मिलने वाला है। ल्हासा की और कहानी जो है एक यात्रा वृतांत है। अपनी यात्रा के बारे में बताया है लेखक ने कि जब वो सभ्य वेश में गया, जब वो एक एजुकेटेड पर्सन बनकर गया, तब वहां के लोगों ने उसे अंदर एंटर ही नहीं होने दिया। लेकिन जब वह भिखमंगे के वेश में वहां गया तो वहां उसे रहने के लिए उचित स्थान मिल गया और उसके साथ उसका साथ दिया बौद्ध भिक्षु सुमति ने, जो वहीं का रहने वाला था। तो जानिए पूरी कहानी क्या है। तो इस पूरी कहानी को हम पढ़ते हैं हमारे लेसन ल्हासा की ओर में, जिसके लेखक है राहुल सांकृत्य। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वैसे शेयर जरूर करें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। नेपाल से तिब्बत जाने का रास्ता है कौन सा? फरी कलिपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। इस रास्ते का वर्णन उन्होंने किया है कि यहाँ से ही चीजें जो थी तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था। सैनिक रास्ता मीन्स जो आर्मी के लोग होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनका वर्णन किया है। इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। कहां पर? जिस रास्ते से चीजें तिब्बत जाया करती थी वहां का उन्होंने वर्णन किया है कि वहां पर फौजी किले बने हुए हैं, जिन्हें जहां पर कभी चीनी पलटन रहा करते थे, चीनी सैनिक रहा करते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं कि जहां पर फौजी लोगों के मकान हुआ करते थे, कहते अब वहां देखने को नहीं मिलते क्योंकि वे बिल्कुल पूरे तरीके से गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई देते हैं कि घरों की जो संख्या है ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहीं पर कुछ घर आबाद है, मतलब किसान ही हर जगह दिखाई देते हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था। अब लेखक ने कहा कि वहां पर एक परित्यक्त चीनी किला था, मतलब दुर्ग था। लेखक कहते हैं कि हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। लेखक कहते हैं कि तिब्बत की जब उन्होंने यात्रा की, जब वो गए वहां पर, तो जो कुछ उन्होंने देखा उसका पूरा वर्णन करते हुए कहते हैं कि तिब्बत में कुछ आराम की चीजें भी हैं, लेकिन कुछ नुकसानदेह चीजें भी हैं जो हमें डराने का काम करती हैं। आगे हम लेसन में पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही औरतें पर्दा करती हैं, कि जात पात छुआछूत वहां पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता और जो वहां की औरतें हैं वो बिल्कुल भी पर्दा नहीं करती हैं। लेखक कहते हैं बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, कि वहां के जो लोग हैं अगर उनको कोई दिखता है कि कोई भिखमंगा है और वो चोरी करने आया है तो उसको घर में जाने की इजाजत नहीं है। नहीं तो आप घर के भीतर भी जा सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर भी चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से आप चाय दे सकते हैं। यह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर आपको दे देगी। तो वो कहते हैं कि अगर कोई वहां पर जाता है तो वो उसकी खातिरदारी भी करती हैं कि अगर आप भिखमंगे के वेश में भी हैं, लेकिन अगर आप चोर दिखते हैं तो जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन अगर आप सही दिखते हैं और आपका वेशभूषा देखकर वो आपको चाय भी पीने के लिए दे देगी, चाय में मक्खन देगी। आगे देखते हैं। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको लगता है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर उसमें मक्खन डालने की जरूरत नहीं होती। तो ये लेखक ने बोला कि वहां पर जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं है। अगर आप
चोरी के डर से, कि वहां पर चोरी के डर से भिखमंगों को घर में जाने की अनुमति नहीं है, नहीं तो आप घर के भीतर भी जा सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि अगर आपको चाय पीने की तलब है तो आपके चाय में मक्खन डालकर, वहां का जो रिवाज है, वहां का जो ट्रेंड है, वहां की जो परंपरा है कि आप चाय में मक्खन और सोडा डालकर भी चाय जो होता है इजी तरीके से ले सकते हैं। घर की बहू या सास आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। लेखक कहते हैं, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, कि कुछ उनसे मांगने के लिए आया, खर्चा पानी। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। वहां की जगह का नाम है थोंडला। क्या कहते हैं कि हम वहां पहुंच गए। यहाँ भी सुमति की जान पहचान और आदमी थे और भिखमंगे भी। फिर भी ठहरने के लिए हमें अच्छी जगह मिल गई। तो वो जो बौद्ध भिक्षु है जो वहीं का रहने वाला था, उसका नाम था सुमति। तो लेखक कहते हैं कि हमें रहने के लिए उचित जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र वेश के रूप में घोड़े पर सवार होकर आए थे। लेकिन उस वक्त हमें किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी थी। कहते कि 5 साल बाद जो है, जब हम यहाँ पर भद्र वेश में आए थे तो किसी ने भी हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी। लेकिन जब हम भिखमंगे के वेश में आए तो हमें रहने के लिए जगह भी मिल गई। और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ उस लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम लोग होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। कहते शाम के समय वहां के लोगों का नियम है कि छंग जो है, एक शाम के समय छंग पीकर वह बहुत कम होश आवाज को दुरुस्त रखते हैं। कि छंग पी लेते हैं, ड्रिंक की तरह होता है जो वो ले लेते हैं, और होश आवाज बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके काबू में होते हैं। तो वो यही कहते हैं कि खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम लोग अपने होश आवाज को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंडला पार करना था। कहते कि अब हमें उस गांव को छोड़कर आगे बढ़ना था। तो वो कहते हैं डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। कि अब हमें जिस रास्ते से जाना था वो जगह थी डांडे, जो बड़ी खतरे की जगह है। 17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसकी दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं होते। कहते 16-17 हजार फीट वो ऊंचा है और आसपास कोई गांव भी नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। कहते इतनी ऊंचाई वहां पर होती है 16-17 हजार फीट की, किसी को भी देख पाना वहां संभव नहीं है। तो वो कहते हैं लेकिन डाकुओं के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खून की सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। तो वो कहते हैं कि अगर किसी का खून हो जाए तो उसको सजा मिल सकती है, लेकिन ये जो सुनसान इलाके हैं, जो निर्जन इलाके हैं, यहाँ पर अगर कोई खून भी हो जाए तो किसी को किसी भी बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वहां पर 16-17 हजार फीट की ऊंचाई है। चोर डाकू वहां पर रहते हैं और कहते हैं अगर वो किसी को मार भी दे, कोई मर भी जाए, तो किसी को भी इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बड़े सुनसान इलाके हैं, निर्जन इलाके हैं। इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मारते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके पास पैसे है या नहीं। तो वो कहते कि सरकार इन खुफिया इलाकों पर कोई कुछ भी खर्चा नहीं करती। इसलिए जब कोई आदमी मर जाता है और उसे लूट लिया जाता है, उसका पैसा लूट के डाकू लोग अपने पास रख लेते हैं और बाद में उसको मार देते हैं, तो किसी को रत्ती भर भी इसकी भनक नहीं पड़ती। लेखक आगे कहते हैं कि हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते हैं। क्योंकि हथियार का कानून है नहीं है, लोगों को अगर मार भी दिया जाए तो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती, तो लोग पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का भी खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। तो किसी ने बताया कि थोंडला के पास जो गांव था जहां से वो आए थे, कि वहां पर एक खून भी हो गया। लेकिन लेखक कहते कि हमें कहाँ उसकी परवाह थी, क्योंकि हम तो भिखमंगे के वेश में आए थे, हमारे पास तो देने के लिए भी कुछ नहीं था। तो हमें यह था कि हमें कोई क्यों ही मारेगा, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। कहते हैं
क्योंकि हम भिखमंगे थे, पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहां जहां वैसी सूरत देखते, टोपी उतारकर और जीभ निकालकर कुची 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 एक पैसा, मतलब दया करके हमें पैसे दे दो, पैसा दे दो कहते भीख मांगते जाते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे आते। अब लेखक ने कहा कि हम जहां जा रहे थे वहां पर ऊंचाई 16-17 हजार फीट की थी, और हमें पीठ पर सामान लादकर चढ़ना, ऊंचाई पर चढ़ना बड़ा ही मुश्किल काम था, और अगला पड़ाव हमारा 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंडकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और बड़े भी चलेंगे। तो लेखक कहते हैं कि मैंने सुमति से कहा कि हम ऊंचा चढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास सामान भी है, तो हम 2 घोड़े कर लेते हैं, वहां पर हम बैठ भी जाएंगे और हमारा सामान भी आगे पहुंच जाएगा। आगे लेखक कहते हैं, दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। कहते हमें घोड़े मिल गए और घोड़े पर बैठकर हम ऊपर की ओर चलने लगे। डांडे से पहले एक जगह हमने चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। एक जगह का नाम है जहां पर वो डांडे उसका है, डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार की फीट ऊंचाई पर खड़े थे। अब वो कहते कि जब हमने देखा तो हम इतना घोड़े पर इतना ऊंचा आ चुके थे, जिसकी ऊंचाई जो थी 17-18 हजार फीट थी। हमारा दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। कहते हमारे आसपास कितने ही बर्फ के पहाड़ थे जो चले गए थे। भीटे की तरफ दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहां बर्फ थी, ना ही सफेदी थी, ना ही किसी तरीके की हरियाली थी। कहते पहाड़ बिल्कुल साफ थे, कोई हरियाली उन पर दिखाई नहीं दे रही थी, कोई सफेदी नहीं थी और ना ही किसी तरीके की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। कहते कई कई तरफ बर्फ वाली चोटियां भी हमें दिखाई पड़ रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। तो कहते हैं वहां पर डांडे के देवता का मंदिर था। जितनी ऊंचाई पर हम पहुंचे वहां पर हमने देखा जो जगह थी डांडे, वहां पर एक मंदिर था जो कहते हैं कि वहां पर डांडे के देवता का मंदिर था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। तो जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से उस देवता के स्थान को सजाया गया था। आगे लेखक कहते हैं, अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं उतरना तो आसान नहीं था, लेकिन चढ़ना बड़ा मुश्किल था वहां पर। शायद 2 एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। अब लेखक कहता है कि मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। जब उन्होंने घोड़े किए तो लेखक कहता है कि उतराई जब हम करने लगे तो मेरा घोड़ा बड़ा धीमा चल रहा था, तो मुझे लगा कि उस घोड़े को थकावट है, वो तभी जो है बड़ा धीमा चल रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह पिछड़ गया और मैं अपने घोड़े पर सवार होकर झूमता हुआ जा रहा था। तो लेखक कहते कि लेखक का घोड़ा तो आगे बढ़ गया, सुमति का घोड़ा तो आगे बढ़ गया, लेकिन लेखक का घोड़ा जो था वहां से पिछड़ गया, क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा था, रास्ता भी भटक गया और सुमति तो आगे निकल गई, लेकिन लेखक जो थे घोड़े की गति कम होने के कारण वो बहुत पीछे रह गए थे। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा था या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। तो लेखक कहते हैं कि मैं जब अपने घोड़े पर थोड़ा जोर मारने लगता तो वह और भी सुस्त पड़ जाता था। एक जगह 2 रास्ते निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील आगे चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंडकोर का रास्ता दाहिने तरफ था। तो लेखक का घोड़ा जो था वो उसे गलत डायरेक्शन की तरफ ले गया। कहता है जब मैंने वहां से पूछा किसी से तो उसने बताया कि मैं गलत रास्ते पर पहुंच गया था। बाएं का रास्ता मैंने ले लिया था। तकरीबन 1.5 मील चलता गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंडकोर का रास्ता दाहिनी तरफ था। फिर लौटकर मैंने इसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। तो ऑब्वियस है सुमति को रास्ते का पता था और लेखक वहां घूमने के लिए आए थे, इसलिए सुमति तो टाइम से पहुंच गए, लेकिन लेखक जो था बड़ी देर के बाद वहां पर पहुंचे।
कहते हैं सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। तो उन्होंने बोला कि सुमति को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार मैंने चाय पी ली और चाय पी ली, मैं 3-3 बार मैंने चाय भी पी ली और मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। कहता है कि सुमति तो बड़े गुस्से में था और मुझे सुनाने लगा कि मैंने 3-3 कंडे टोकरी फूंक डाले और मैंने जो था 3-3 बार चाय भी गर्म कर ली। तो उसने कहा कि तुम तो जानते हो कि मेरा घोड़ा कैसा था, मैं तो लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे कि कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। तो लेखक ने कहा कि सुमति की एक हैबिट थी बहुत अच्छी, अगर जितनी जल्दी वो गुस्सा करता था उतनी ही जल्दी वह बिल्कुल ठंडा भी हो जाता था। तो लेखक आगे कहते हैं, लंकोर में हम एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, वहां भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले हमने चाय सत्तू खाना खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा जो है एक बड़ी टेस्टी चीज होती है जो वहां के लोगों के लिए, वहां के लोग उसे बड़ा पसंद करते हैं, उस चीज का नाम है थुक्पा। तो लेखक कहते हैं कि वहां उनके कोई यजमान मिल गए, पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म हमने थुक्पा खाया। हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। कहते कि हम टापू पर पहुंच चुके थे जहां पर एक सिर्फ पहाड़ी दिखाई दे रही थी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली चिरी, चिरी होता है फाड़ी हुई, चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं होते थे। गंडे का मतलब होता है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, जिसको बोलते हैं गंडे, और चिरी का मतलब होता है फाड़ी हुई। कहते हैं कि कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। बोध गया का मतलब जो बौद्ध मंदिर थे, कहते हैं कि मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, उसका नाम है गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। कौन अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे? जो सुमति थे वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। तो लेखक ने सोचा कि अगर ये यहीं पर गंडे बांटने का काम करने लगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो लेखक ने उन्हें सुझाव दिया कि वह उनके साथ चले, मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया मीन्स जो भार वाहक होता, जो भार को उठा ले, उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे होते ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में हमें चलना पड़ रहा था। तो लेखक कहते कि अगर हम सवेरे निकलते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बज गए थे, धूप भी काफी तेज थी और हमें वहां से चलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेखक कहते हैं तिब्बत की धूप भी बड़ी कड़ी मालूम होती है, यद्यपि घोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो भी गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है। तो उसने बोला कि यहाँ की धूप भी बड़ी चमकीली होती है। सीधा ललाट होता है माथा, सीधा जो है माथे पर पड़ती है और पीछे का कंधा बिल्कुल बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। तो कहते अब हमने चलने का जब ठान ही लिया था तो हम चल पड़े थे। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना बनाकर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। कहते अब उनके यजमान थे, वो उनसे मिलना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि हम शेखर विहार की तरफ चलते हैं। तिब्बत की जमीन, शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत हिस्सा विहारों के हाथ में है, मतलब मंदिरों के हाथ में है। जागीरदार बहुत है यहाँ पर, और जागीरदारों का प्रमुख हिस्सा जो है वो विहारों के हाथ में है, मंदिरों के हाथ में है। अपनी अपनी, वो कहते हैं अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कमाता है, जिसके लिए मजदूर उसे बेगार में मिल जाते हैं। तो वो कहता है कि इसका कुछ हिस्सा जागीरदारों के पास है, कुछ जो है मठों में, जो वहां पे बोध गया के, जो वहां पर बौद्ध मंदिर है, शेखर विहार है, जो वहां के मंदिर हैं, कि वहां पर हिस्सा बटा हुआ है, जिसके लिए मजदूर आसानी से बेगार में मिल जाते हैं।
खेती का इंतजाम देखने के लिए यहाँ कोई बौद्ध भिक्षु भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। तो वो कहता है जो खेती का इंतजाम देखने के लिए कोई बौद्ध भिक्षु भेजा जाता है वो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के लिए मुखिया नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। अब एक व्यक्ति का नाम आया है जो खेती का काम देखते थे, नमसे बौद्ध भिक्षु था, वो भी नमसे थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। वहां एक अच्छा मंदिर था जिनमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। तो वो कहता जब हम शेखर विहार में गए तो वहां पर बुद्ध के हाथों से लिखी 103 पोथियां वहां पर पड़ी हुई थी। वहां पर मैंने देखी मेरा आसन भी वहीं लगा, वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। तो वो कहते हैं कि बहुत ही मोटे अक्षरों में वहां पर लिखी हुई थी वो जो हस्तलिखित पोथियां थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी। लेखक कहते उस पोथी का वजन बहुत ज्यादा था जो कि 15 सेर से कम नहीं था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। कहता है लेखक कहते हैं कि मेरे को तो वो पोथियां पढ़ने में बड़ा मजा आया। तो वो सुमति पूछने लगे कि वो अपने यजमानों से मिलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। तो अब मैं पुस्तकों के भीतर था इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। तो लेखक कहते हैं कि मुझे वो पोथियां पढ़ने में जो महात्मा बुद्ध की 103 लिखित पोथियां थी मुझे उन्हें पढ़ने में आनंद आने लगा और मैंने उन्हें जाने के लिए बोल दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तो कहते हैं मैंने सोचा कि अब वो गए हैं तो वापस तो आएंगे नहीं, लेकिन वह 2-3 दिन बाद ही वापस चले आए। तिंगरी गांव से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो वो कहते हैं कि वो दोपहर में जब लौट आए और मैंने भी जब पुस्तकें पढ़ ली, मैं पुस्तकों को पढ़ने में रम हो गया था। कौन सी पुस्तकें? जो महात्मा बुद्ध की 103 पोथियां वहां पर रखी हुई थी। कहते कि मैंने कुछ पोथियों का अध्ययन किया और मैं वहां से कहते हैं कि तिंगरी गांव जो था, तिंगरी यहाँ से वो आए थे, गांव से वह बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और फिर भिक्षु नमसे से विदाई लेकर हम चल पड़े। हमारा चैप्टर ल्हासा की ओर, जिसे लेखक ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है, जिसमें उसने नेपाल की राजधानी ल्हासा का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है कि जब वो वहां पर गए तो उन्होंने जो वहां का कल्चर देखा कि वहां छुआछूत का भेदभाव नहीं है, वहां की औरतें पर्दा नहीं करती, अगर आप चोर नहीं हैं और आप घर के भीतर भी जा सकते हैं, वहां पर आपको चाय डालकर दी जाती है और चाय में मक्खन डालकर दिया जाता है, हथियार का कानून वहां पर नहीं है, तो वहां पर चोर डाकू भी हैं। तो कुछ अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं वहां पर जो लेखक ने बताया। और सबसे बड़ी बात लेखक कहते हैं कि जब मैं वहां पर घूमने के लिए गया तो वहां के लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हथियार का कानून वहां पर नहीं था, उन्हें रहने के लिए बौद्ध भिक्षु सुमति ने उनके साथ पूरा कोऑपरेट किया और उन्हें रहने के लिए जगह भी मिल गई। लेकिन लेखक कहते हैं जब मैं सभ्य वेश में वहां पर, भद्र पुरुष के वेश में वहां पर गया था तो मुझे वहां घूमने के लिए जगह नहीं मिली थी। और लास्ट में वो शेखर विहार में जाते हैं जहां पर महात्मा बुद्ध की 103 पोथियां रखी होती हैं। तो उन पोथियों को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं और उन्हें पढ़ने में आनंद आने लगता है। तो ये था चैप्टर हमारा ल्हासा की ओर, जिसमें लेखक ने तिब्बती समाज की सांस्कृतिक और उसकी पूरे कल्चर का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे लाइक व शेयर भी जरूर करें। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।